नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक और लेके आया हूँ जो भारत में पर्यावरण से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए थे उन्हें लेकर के। देखिए मित्रों, हम स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग भारत में पर्यावरण आंदोलन क्यों किए गए थे, इनके क्या उद्देश्य थे। तो मित्रों, आदमी जानते थे उस समय, पुराने समय से भी लेकर के अभी तक, कि भाई वनों का संरक्षण हमें बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। ठीक है, ये भी एक उद्देश्य, कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जो चाहते थे वो उनका ये सोचती कि जो जीव जंतु वनस्पति सभी के प्रति दया भाव होना चाहिए, इनकी विविधता है उसे जीवित रखना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता था कि वन संसाधनों में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करना। बहुत से इस संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन जो है वो वनों पर ही आधारित होता है। तो ये कई सारे उद्देश्य जो अभी आपने देखे, अब हम कोई पर्यावरण आंदोलन होगा उसका क्या उद्देश्य है वहाँ पे भी पढ़ेंगे। चलिए मित्रों, चालू करते हैं। सबसे पहला जो आंदोलन था पर्यावरण का, उससे पहला आंदोलन था बिश्नोई आंदोलन। ये बिश्नोई आंदोलन जो है, इसको आप थोड़ा एक जान लीजिए कि एक बेसिक चीज़ है कि एक बिश्नोई संप्रदाय है मित्रों। जैसे जो जाति संप्रदाय नहीं होते, तो उसी पर इस जनजाति ने या उस बिश्नोई संप्रदाय के व्यक्तियों ने जो आंदोलन किया था, उनकी वजह से ये आंदोलन पड़ा। तो थोड़ा इस संप्रदाय के बारे में जानिए पहले कि गुरु जम्बेश्वर थे, जिन्हें जाम्बोजी भी कहते हैं। ये बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने इस जनजाति या फिर इस संप्रदाय के व्यक्तियों को अपने जीवन के बारे में बताया और बताया कि भाई एक इंसान को एक सभ्य इंसान बनने के लिए 29 नियमों का पालन करना चाहिए। उनमें से दो नियम ये भी थे कि वनों की रक्षा करना और वन्य जीवों की रक्षा करना। अर्थात इस संप्रदाय के जो व्यक्ति होते थे वो बड़े ही धार्मिक व्यक्ति होते थे। ये कभी भी ना तो वृक्षों को यानी प्रकृति की चीज़ों को नुकसान पहुंचाते थे, ना ही किसी तरह के जानवरों को। आप ये कह सकते हैं कि ये टोटली नॉन वेज थे। ये 100% वेजिटेरियन थे, शाकाहारी व्यक्ति थे ये बिश्नोई संप्रदाय के। तो ज़रा जानते हैं कि ये आंदोलन क्यों बिश्नोई नाम पड़ा इसका। मैं आपको बता देता हूँ मित्रों, सितंबर 1730 के आसपास में एक खेजड़ली गाँव है जोधपुर राजस्थान में। कहाँ पर है ये? खेजड़ली गाँव जोधपुर राजस्थान में। वहाँ पर उस समय पे 1730 में एक राजा थे जिनका नाम था अजय सिंह। उन्होंने प्लान किया, राजा अजय सिंह ने प्लान किया कि भाई क्यों ना एक बड़ा सा महल तैयार करवाया जाए। अब महल को तैयार करवाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। और आपको तो पता है मित्रों कि उधर जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर, बीकानेर, इधर टोटली एक तरह से आप ये कह सकते हैं डिजर्ट है, रेगिस्तान है। तो उधर पेड़ों की बहुत ही कमी थी, आप यूँ कह सकते हैं। अब महल बनाने के लिए तो चाहिए, तो वो बोलते हैं अपने मंत्री, उस समय पे जो मंत्री थे उनका नाम था गिरधारी दास। तो मंत्री से बोलते हैं कि गिरधारी दास भंडारी आप जाइए और कहीं से व्यवस्था करो और महल बनवाना है। तो मंत्री का ध्यान गया उधर खेजड़ली गाँव की तरफ। उधर जो वृक्ष थे, खेजड़ी वृक्ष थे, उन वृक्षों को देख के उसने सोचा कि क्यों ना महल के लिए यहीं से निकाली जाए लकड़ी। तो महल के लिए जब लकड़ी काटने के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक अमृता देवी थी, उन अपनी बच्चियों के साथ वो बाहर निकली। सुबह रात के समय पे इन्होंने कटाई की थी, तो वो बाहर निकल के बोलती है कि नहीं, हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे। और मंत्री ने आदेश दे दिया कि नहीं, आप पेड़ तो चाहिए। तो पेड़ को काटने से रोकने के लिए वो पेड़ों से लिपट गई और वहाँ पर जो उनकी सेना थी राजा की, जो मंत्री ने आदेश दे दिया, तो वहाँ पे कई सारी महिलाओं को, कई सारी लड़कियों को वहाँ पे काट दिया। क्योंकि वो पेड़ों से लपट के रह गई थी, मना कर रही थी हम इनको नहीं काटने देंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे 363 बिश्नोई संप्रदाय के जो महिलाएं और लड़कियां थीं उनका बलिदान हो गया मित्रों, वो वहाँ पे मारी गई। तो इसी की याद में एक खेजड़ी बलिदान स्मारक बना हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता देना कि खेजड़ली बलिदान स्मारक कहाँ है? जोधपुर में। और आपको मैं बता देता हूँ कि अमृता देवी बिश्नोई जो महिला थी जिन्होंने वहाँ की महिलाओं को सचेत किया था, उन्हीं की याद में राजस्थान सरकार भी और भारत सरकार भी अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड प्रदान करती है, जिसके तहत 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो मेरे मित्रों,
आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बिश्नोई आंदोलन क्या था। 1730 खेजड़ली गांव जोधपुर, राजा अजय सिंह ने मंत्री गिरधारी दास को आदेश दिया महल बनवाना है। लकड़ी काटने के लिए मंत्री अपनी सेना को लेकर खेजड़ली गांव में पहुंचता है, वहां पे पेड़ काटता है। अमृता देवी बिश्नोई रोकती हैं और वहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई और जैसी उनकी लड़कियाँ वगैरह या जो भी और गांव की जो महिलाएं थीं वो सभी मारी जाती हैं। इस तरीके से 363 व्यक्तियों की उस समय पर मौत होती है। बाद में अमृता देवी की भी मृत्यु हो जाती है कब? 1731 में। चलिए मित्रों, अब अगला आंदोलन पढ़ते हैं हम, चिपको आंदोलन। दरअसल कहीं ना कहीं ये बिश्नोई आंदोलन से ही प्रभावित थे। अब अगर बात आता है कि चिपको आंदोलन क्या था, तो चिपको आंदोलन भी वही था जैसा खिजड़ली आंदोलन या बिश्नोई आंदोलन था, सेम। तो देखेंगे मित्रों, सन 1973 में ये आंदोलन की शुरुआत हुई और ये आंदोलन चला था चामोली जिला, या आप ये कह सकते हैं कि लोकल में एक गांव था गोपेश्वर, और वर्तमान के उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में था, वर्तमान के उत्तराखंड में है। अब ये चामोली जिला गोपेश्वर गांव वर्तमान के उत्तराखंड में है। इसे आंदोलन के जो प्रेरणता थे उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। इन्हें वर्तमान में एक उपाधि भी दी जाती है मित्रों, वृक्ष मित्र की। इन्हें चिपको आंदोलन का प्रेरणता भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन है तो बता देना कि चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा और उनके साथी चंडी प्रसाद भट्ट। जब चिपको आंदोलन चला उसके बाद में कहीं ना कहीं और बाद के समय में गोविंद सिंह रावत ने एक आंदोलन चलाया था जिसे चिपको आंदोलन का ही हिस्सा था, जिसका नाम था झपटो झीनो आंदोलन। और इस चिपको आंदोलन में एक और महिला थी इम्पोर्टेंट, जिनका नाम था गौरा देवी। ठीक है, कौन थी? गौरा देवी थी। अब गौरा देवी के बारे में ज़रा जानिए, समझिएगा इसको कि जो गौरा देवी थी, उन गौरा देवी का संबंध था रैणी गांव से, जो चिपको आंदोलन की जननी जानी जाती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन है, तो मेरे मित्र आप बता देना, चिपको आंदोलन के प्रेरणता हो गए सुंदरलाल बहुगुणा या वृक्ष मित्र चिपको आंदोलन के प्रेरणता थे। और जो गौरा देवी थी वो आपकी जानी जाती हैं किसके लिए? जननी के लिए, चिपको आंदोलन की जननी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका प्रभाव क्या हुआ कि उस समय पे जो प्रधानमंत्री थी हमारे देश की इंदिरा गांधी, उन्होंने कह दिया कि उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के अब कोई भी 15 साल तक वृक्षों को नहीं काटेगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन क्यों नाम पड़ा, तो वो इसलिए पड़ा था मित्रों, जब चिपको आंदोलन से आप समझ रहे हैं कि जैसे ही वो वृक्ष काटने के लिए आए तो जो महिलाएं थीं, जो पुरुष थे, वो सभी लोग पेड़ों से चिपक गए कि पहले हमें काटो, इसके बाद वृक्षों को काट के ले जाना, हमारे जीते जी आप वृक्षों को काट के नहीं ले जा सकते। तो ये था चिपको आंदोलन। इसी चिपको आंदोलन में एक और कुछ मुद्दा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टेहरी बांध विरोधी आंदोलन क्या था। तो टेहरी बांध आपको पता है, टेहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और जो भिलंगना नदी हैं उन पर बना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, और ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है और विश्व का 5वां सबसे ज़्यादा ऊंचा बांध भी यही है। तुम्हें ध्यान होगा मित्रों, चिपको आंदोलन के बारे में आपसे अगर प्रश्न बने तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, 1773 चामोली गोपेश्वर उत्तराखंड में। और चिपको आंदोलन के जो प्रेरणता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है, और गौरा देवी रैणी गांव से संबंधित थी, ये चिपको आंदोलन की जननी जानी जाती हैं। और इसी दौर में कहीं ना कहीं गोविंद सिंह रावत ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम झपटो झीनो आंदोलन था, और इससे जुड़े हुए व्यक्ति थे चंडी प्रसाद भट्ट। और ये चिपको आंदोलन का ही संबंध है टेहरी बांध विरोधी आंदोलन। दरअसल टेहरी बांध विरोधी आंदोलन यही था, कहीं जैसे अपना मध्य प्रदेश में एक था नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो वही टेहरी बांध विरोधी आंदोलन था कि टेहरी बांध को जब बनाया जाएगा तो बहुत सारा पानी भरेगा, वहाँ पे वृक्ष खराब हो जाएंगे तो उन्हें काट लेंगे। तो कुल मिला के वो वहाँ की जनता यही चाहती थी कि हम आपको वृक्षों को नहीं काटने देंगे, ना ही हम बांध को ज़्यादा ऊँचा और बनाने देंगे कि हमारे जंगल पर कोई प्रभाव पड़े। आपको पता होगा इंदिरा गांधी के समय पर ये आंदोलन चला था, और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के टाइम पे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे काम हुए थे। चलिए मित्रों, अब इसी क्रम में हम अगला आंदोलन पढ़ते हैं, एपिको आंदोलन। ये एपिको आंदोलन क्या था मित्रों? जिस तरह से उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला था, ठीक उसके 10 साल बाद कर्नाटक में कहीं उसके कन्नड़ क्षेत्र में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था एपिको आंदोलन। एपिको जो वर्ड है उसका मतलब आप यही समझिएगा कि चिपको को ही दक्षिण भारत में एपिको के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त 1983 में कर्नाटक, कहाँ पे? उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में
पेड़ों को काट रहे थे। तो पेड़ों की कटाई को रोकना और संरक्षण करने के उद्देश्य से ये आंदोलन चला था, जिसका नाम था एपिको आंदोलन, यानी टू प्रोटेक्ट ट्रीज इन वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट है उसमें पेड़ों की सुरक्षा के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। और इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे पांडुरंग हेगड़े। जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है, ये पांडुरंग हेगड़े हैं। ये कौन है? पांडुरंग हेगड़े, ये आपको दिख रहा है पांडुरंग हेगड़े, ठीक है। ये मैन हु स्टार्टेड एपिको मूवमेंट, यानी एपिको आंदोलन को शुरुआत करने के ये सूत्राधार व्यक्ति यही थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकल जगह कि एपिको आंदोलन कहाँ चला था, तो मित्रों कर्नाटक के सिलकानी गांव से। चिपको आंदोलन कहाँ से चला था? गोपेश्वर गांव से और रेणी गांव से, अलग अलग व्यक्ति नेतृत्व करता थे। एपिको आंदोलन कर्नाटक के सिलकानी गांव से चला था। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ मित्र, रिजल्ट क्या निकला इसका, ये इस आंदोलन की वजह से कर्नाटक सरकार ने जंगल में हरे पेड़ों की कटाई को पूरी तरह से रोक दिया, जो आज भी जारी है, यानी आज भी हरे पेड़ों को नहीं काटा जाता। तो अगर एक नज़र क्विक व्यू देखें, एपिको आंदोलन अगस्त 1913 उत्तर कन्नड़ क्षेत्र पेड़ों की कटाई को रोकना पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सिलकानी गांव से प्रारंभ हुआ था। आज भी वहां पर वृक्षों को नहीं काटा जाता। चलिए मित्रों, इसी क्रम में अगला स्लाइड देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये रही आपकी नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख और इम्पोर्टेंट नदी है, आपको पता है नर्मदा। नर्मदा नदी पर एक बांध बना है मित्रों, गुजरात में नर्मदा नदी पर एक बांध बना है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। ये कहाँ पर बना है? ये बना हुआ केवड़िया गांव है, नर्मदा जिला है और गुजरात में। यहाँ पे बांध पे क्या था कि शुरू में जब छोटा बांध बना था तभी से मुद्दा चल रहा था कि भाई बांध जो बना है नर्मदा नदी पर, इसको बनाने से बहुत सारे व्यक्ति वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे, पुनर्वास चले जाएंगे, मतलब दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बांध बनने पे बहुत सारी जगह में पानी भरेगा और जितने भी गांव आ रहे हैं वो सभी गांवों को दूसरी जगह पे पर्यावास कराना पड़ेगा। तो इसके संदर्भ में एक नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था 1985 में, 1985 में। इसका जो लीडरशिप कर रहे थे वो उस समय पे थे मेघा पाटकर, अरुंधति राय और एक व्यक्ति थे बाबा आमटे। इन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये मेघा पाटकर हैं, ये जो महिला हैं ये मेघा पाटकर हैं और ये महिलाएं तब की हैं। और इधर बैक में देख रहे होंगे आप, ये जेल है। इन्हें दरअसल इस विरोध में गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्हें जेल में डाल दिया गया था कि ये जनता को भड़का रही हैं, बांध नहीं बनाने दे रही है वो। फिर बाद में जनता ने भी अनशन पर बैठ गई थी, तो फिर बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसने कहा कि जब तक जो व्यक्ति पुराने से ही ऑलरेडी जिनका पर्यावास नहीं हुआ है उनका पर्यावास हो जाएंगे, तभी आप इसकी बांध की ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, अब थोड़ा सा आप की पॉइंट जान लेते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन तो आपको ध्यान रखना है 1985 में चालू हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अगला जाए कि नर्मदा बांध बचाओ आंदोलन क्या है। ये सरदार सरोवर बांध का ही एक परिणाम है। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि बांध निर्माण स्थल से लोगों के विस्थापन को रोकना, अर्थात लोगों बांध बनाने की वजह से जो लोग भाग रहे हैं वो भागे नहीं, अपने घर को नहीं छोड़ें, अपनी जन्मभूमि को ना छोड़ें, ऐसा कुछ उनका मानना था। नेता तीन ही थे, मेघा पाटकर, अरुंधति राय और बाबा आमटे। लीडरशिप तो और भी थे, लेकिन ये तीन नाम आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं इस बांध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 5 अप्रैल 1961 को जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस सरदार सरोवर बांध है इसकी नींव रखी थी। मैं बात कर रहा हूँ सरदार सरोवर बांध की। तो 5 अप्रैल 1961 को नींव किसने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर हम बात करते हैं इस बांध की ऊंचाई क्या है, तो इस बांध की ऊंचाई के लिए ध्यान रखना है मित्रों आपको 138.68 मीटर, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे गंगा विवाद न्यायाधिकरण अलग है, सिंधु का अलग है, ऐसे ही नर्मदा का भी एक नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण है। दरअसल नर्मदा जो नदी है वो एक राज्य में तो है नहीं, मध्य प्रदेश में भी है, थोड़ा गुजरात में भी जाता है, महाराष्ट्र में, और ये थोड़ा मतलब चार ये राज्य हैं। अगर किसी भी जल के मुद्दे को, बांध के मुद्दे को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो इस जल विवाद न्यायाधिकरण के आधार पर ही उसको सुलझाया जाता है। ये सरकार डिसीजन लेती है। तो ये नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। आगे बात करते हैं,
जब इसकी बांध की 3 बार ऊंचाइयों को बढ़ाया गया है मित्रों, तो जब 3 बार जिन ऊंचाइयों को बढ़ाया गया है, तो जब जब ऊंचाई बढ़ाने की बात की तो पिछले एरिया में बहुत जगह, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बांध की ऊंचाई को और आप एक्सपेंड करते हो, बढ़ाते हो, ऊपर हाइट और बढ़ाते हो, तो पीछे पानी बहुत जगह में भरेगा, इधर पानी पीछे बैक साइड में पानी जब बहुत जगह में भर जाएगा तो आप यकीन मानिए अब उधर के व्यक्तियों को प्रवास करना पड़ेगा, और पहले जो व्यक्ति प्रवासरत हो चुके हैं उनकी आपने व्यवस्था नहीं की। तो इस तरह से न्यायालय में भी कई बार नर्मदा जे पर जो बांध बना हुआ है सरदार सरोवर, उसके खिलाफ में याचिकाएं दायर की थी। तो 1994 में नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी कि पहले हमारे व्यक्ति जो पहले से पर्यावास कर चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं, उनके लिए व्यवस्था करो, तभी हम बढ़ाने देंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना निर्णय सुनाया और कहा कि पहले से जब तक हमारी यहाँ से मर्जी या हम आदेश जब तक नहीं दे देते या इस जो फैसला जो याचिका है उसका निर्णय नहीं आ जाता, तब तक आप बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते। तो मित्रों यह है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। 3-4 चीज़ें ध्यान रखना है। 1961 में JL नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। 85 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। केवड़िया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ये बांध बना हुआ सरदार सरोवर, इसकी ऊंचाई को लेकर के कई बार लड़ाई हुई थी, शासन के खिलाफ जनता की लड़ाई आप यूँ कह सकते हैं। और इसके जो लीडरशिप थी वो आप जानते ही हैं, मेघा पाटकर, अरुंधति राय और बाबा आमटे थे। चलिए मित्रों अब आगे जानते हैं हम। अगला जो आंदोलन था हमारा वो आता है वर्षा जल संरक्षण अभियान। देखो मित्रों, वर्षा जल संरक्षण अभियान जो है उसको चलाने वाले कौन थे? तो ये इसकी बेसिकली अगर शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो था भावता कोयलिया गांव राजस्थान का, ठीक है। और ये जो इस वर्षा जल संरक्षण का जो अभियान चलाया था उसे चलाने वाला एक स्वयंसेवी संगठन था जिसका नाम था तरुण भारत संघ। और तरुण भारत संघ की जो स्थापना की थी वो राजेंद्र सिंह ने की थी। ये आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो मित्रों, आपने देखा एक बार PSC में पूछा था, MP PSC में, कि वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो मित्रों ये आप ध्यान रखना, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिस्टम के जरिए कई जगहों पर, या आप यूँ कह सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो एक तरीका होता है पानी को सेविंग करने का, वो राजस्थान के कई जगहों पर व्यक्तियों को बताया, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई और बहुत सारे जो सूखे एरियाज थे वहाँ पर उन्होंने पानी की बिल्कुल ये मान लो किल्लत जो थी वो ख़त्म कर दी। इसलिए इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को। ये वाटर कन्वर्ज जो क्या बोलते हैं हिंदी में अगर हम बात करें, जो संरक्षण करता, पानी के जल संरक्षण करता और पर्यावरणविद थे। ये दरअसल कहाँ से थे? अलवर से थे, राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। इन्हें मित्रों एक अवार्ड भी मिला था जिसका नाम था मैक्समे अवार्ड, जो आप जानते हैं एशिया का अच्छा अवार्ड है मैक्समे, जो 2001 में इन्हें मिला था। और इनका एक NGO था, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो व्यक्तियों की मदद करता है, तो उसका नाम था तरुण भारत संघ, ठीक है मित्रों। तो तरुण भारत संघ की अगर स्थापना की बात हमसे कोई पूछ ले तो बोल देना 1975 में राजेंद्र सिंह द्वारा की गई थी। और यही व्यक्ति थे पानी संरक्षण के लिए जो जाने जाते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से। तो मित्रों ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम अगला बात करते हैं चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का जैसा कि आप जानते हैं उड़ीसा में स्थित एक झील है और ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। मित्रों ध्यान रखना, चिल्का कहाँ पर है? चिल्का उड़ीसा में है, ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। आखिर ये चिल्का बचाओ आंदोलन क्या था? तो मैं बता देता हूँ मित्रों। दरअसल इसके पीछे कहानी ये थी कि ये जो चिल्का झील है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की ये जो मछली देख रहे हैं, झींगा मछली, ये पाई जाती है। तो जो उड़ीसा की सरकार है उसने क्या कहा कि हम लोग, उड़ीसा की सरकार और एक टाटा की कंपनी थी, उन्होंने दोनों ने बुक कर लिया अनुबंधन कि जो झींगा मछली है उसका आयात बहुत ज़्यादा होता है, इनकम बहुत अच्छी होती है, तो क्यों ना ये टाटा प्राइवेट कंपनी और जो उड़ीसा गवर्नमेंट है वो मिल के अगर उत्पादन करे तो इससे जो उड़ीसा स्टेट है उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन मित्रों आप एक बात बताइए कि जब इसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो वहाँ पे जो व्यक्ति मछुआरे हैं वो तो उनकी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। तो इसलिए वहाँ के जो मछुआरे थे उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। ये मछुआरा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो झींगा मछली का उत्पादन को लेकर के ये आंदोलन चला था। झींगा प्रधान क्षेत्र जो थे वो टाटा कंपनी और उड़ीसा सरकार की संयुक्त कंपनी को एक पट्टे पर देने की बात इसमें की गई थी, जिसका निर्णय का विरोध करके मछुआरों ने क्या कहा
मछुआरों ने विरोध किया और उस समय पे जो विपक्षी राजनीतिक पार्टी थी उसने, जनता दल, उसने भी विरोध किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस आंदोलन को देखते हुए अंततः उड़ीसा सरकार ने दिसंबर 1992 में टाटा कंपनी को जो पट्टे के अधिकार दिए थे वो कैंसिल कर दिए और मछुआरों को अपन को फिर से रोजी रोटी मिल गई। तो मछुआरों का ही नारा था चिल्का बचाओ आंदोलन। तो मेरे मित्रों, ये बात मेरे हिसाब से सबकी समझ में आ गई होंगी। बस आज के लिए इतना काफ़ी। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू मित्रों। जय हिंद, जय भारत।